हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का सिलेबस के बारे जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इससे पहले मैंने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लें। हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे स्कोप इसमें लिखा है, द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज टू पेशेंट एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स इन द कम्युनिटी सेटअप। मीन्स हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कि किस तरह से बेसिक नॉलेज हम लोग को रखना है, कि हम लोग किस तरह से जो भी फार्मास्यूटिकल केयर कर रहे हैं पेशेंट्स का, जो हेल्थ कम्युनिटी में जो देखते हैं पेशेंट्स का हम लोग केयर कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसको केयर करना है, किस तरह से पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करना है। तो उसके बारे में हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल, मेडिकल या नर्सिंग होम में, तो उसके बारे इसमें पढ़ना है। कम्युनिटी फार्मेसी की फार्मासिस्ट जो है इसमें क्या रोल प्ले करता है, ये सब के बारे में भी देखना है इसमें। और जो जनरल प्रैक्टिशनर है, मीन्स डॉक्टर जो होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो उनका जो कम्युनिटी सेटअप किस तरह से वो लोगों को हेल्प करते हैं, किस तरह से देखते हैं, और फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है, तो वो सब हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें पढ़ना है डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनारियोज। मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस किस तरह से होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, और इंटरनेशनल और इंडियन सिनारियो क्या है। मीन्स इंडिया में किस तरह से ये फार्मासिस्ट वाला जो प्रोसेस है वो कब से लागू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल में किस तरह से था। जैसे इंटरनेशनल की बात करें तो अभी फार्मासिस्ट का जो डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा डेवलप हो चुका है इंडियन लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उसी तरह से इंडिया में कब फार्मेसी आया, कब कैसे हुआ। पहले तो एलोपैथिक दवा उतना यूज़ नहीं होता था, पहले तो लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब के बारे वो लोग जानते थे और उन्हीं डॉक्टर्स को वो लोग दिखाते थे। तो इसमें मैं बता रही हूँ हिस्ट्री किस तरह से था कि इंडिया में जैसे पहले आयुर्वेदिक वगैरह था दवा, एलोपैथिक नहीं था, तो उसमें जो डॉक्टर्स रहते थे वो लोग खुद से पेशेंट को देखते भी थे, मतलब पेशेंट का चेकअप भी कर रहे हैं, वो लोग डायग्नोज कर रहे हैं और खुद से वो लोग मेडिसिन भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट्स का तादाद जो है, जनसंख्या जो है वो बढ़ते जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स को ये समझ आता है कि नहीं, मेरे से अकेले ही पेशेंट को हम लोग देख हैंडल नहीं कर सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट उसका कर रहा हूँ तो मेडिसिन देने के लिए कोई अलग एक इंसान को रखना पड़ेगा। तो उस टाइम से उसके बाद से कंपाउंडर जो वर्ड है वो उसके बाद डिक्लेयर हुआ, कंपाउंडर वर्ड जो है डेवलपमेंट हुआ, कंपाउंडर आया। तो कंपाउंडर क्या करता है, जो मेडिसिन है वो मिक्स करता था अलग अलग मेडिसिन को। पहले तो एक मेडिसिन में ही, जैसे अभी फीवर का और दर्द का, ये सब का, स्वेलिंग का एक ही मेडिसिन, जैसे जीरोडल एसपी है, तो फीवर और पेन किलर के तौर पे भी ले रहे हैं, इसको फीवर भी ठीक होता है और सूजन जो हो गया है, इन्फ्लेमेशन, वो भी ठीक होता है। पहले ये सब नहीं था, अगर फीवर है तो फीवर का अलग ड्रग होता था, इन्फ्लेमेशन का अलग होता था, पेन किलर अलग होता था, ये सारा मिक्स करके कंपाउंडर जो कंपाउंडिंग करके वो ड्रग देता था। तो शुरू में कंपाउंडर वर्ड जो है वो कॉइन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फार्मासिस्ट की भूमिका अहम होती गई। फार्मासिस्ट पहले तो पढ़ाई भी उतना जरूरी नहीं था, फार्मेसी कर रहा है वही लोग फार्मेसी मेडिकल कर सकता है, उस तरह से कुछ भी नहीं था। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो अलाउ हो सकता है, सिर्फ लाइसेंस जिसके पास है वही लोग मेडिसिन दे सकते हैं, मेडिकल ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं था। धीरे धीरे ये सब डेवलपमेंट हुआ है। डी फार्म की पढ़ाई, बी फार्म की पढ़ाई, एम फार्म की पढ़ाई, किस तरह से इसका स्कोप क्या क्या है फार्मेसी में, तो ये फार्मासिस्ट का जो है भूमिका, उसके बारे में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। नहीं तो पहले ये सब कुछ नहीं था। डॉक्टर्स ही जो था वो ट्रीटमेंट भी करते थे डॉक्टर्स, और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते थे वही लोग, और मेडिसिन भी वही लोग देते थे। लेकिन बाद में जो रूल है चेंज हो गया, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 2, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है प्रोफेशनल तौर पे। तो वही है कि फार्मासिस्ट जो है पेशेंट काउंसलिंग करता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग भी करता है, वो मेडिसिन देता है, और अगर नॉर्मली कुछ डिजीज हो गया है पेशेंट को तो उसको जानकारी देगा। जैसे कि बीपी का पेशेंट है तो उसको हम लोग ये बता सकते हैं ना कि नमक ऊपर से सफेद वाला नमक नहीं खाना, अचार नहीं खाना, मिक्सर नहीं खाना है, ये सब तो हम लोग पेशेंट्स को सुझाव दे सकते हैं। तो ये फार्मासिस्ट जो है इस तरह से पेशेंट्स का हेल्थ के लिए वो लोग हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लोग का हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट है उसी में सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपीएस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसे अच्छे से पढ़े कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है और एसओपीएस का बारे में। एसओपीएस का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो एसओपीएस का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होता है एसओपीएस का मीनिंग। है चैप्टर 3 में देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करना है इसमें। जिसमें टॉपिक फर्स्ट है डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन और मेडिकेशंस। इसमें मेन लेवल, एनसीलरी लेवल, पिक्टोग्राम्स, ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मेडिकेशन यूजेस। उसके बाद डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस, डिस्पेंसिंग एरर्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम। इसमें मतलब डेफिनेशन बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करा है डॉक्टर, उसके बारे में डेफिनेशन दे देना है कि जो जनरल फिजिशियन है वो प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ओपीडी में पेशेंट आया, इन पेशेंट आउट पेशेंट, जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग किया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, किस तरह से पार्ट्स कौन सा होता है वो बताना है। फिर प्रिस्क्रिप्शन का लीगलिटी, मतलब लीगल तौर पे वो क्या है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है कोई भी मेडिसिन, और फार्मासिस्ट जो ओटीसी मेडिसिन तो दे सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग को फार्मासिस्ट सेल नहीं कर सकता है, ये इलीगल तौर पे ये है, उसमें जुर्माना देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है इस तरह से। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जो डॉक्टर करते हैं। फिर है लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन, मतलब जो डिस्पेंस मेडिकेशन, जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं उसमें मेन लेवल बताएंगे, वो पहले क्या क्या प्रॉब्लम है वो पूछते हैं, उसको साइड में लिखेंगे, ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में, कोई तो लेफ्ट में भी लिखते हैं। फिर एनसीलरी लेवल, पिक्टोग्राम्स को मतलब डिनोट कर देते हैं, कोई फिगर ड्रॉ करके बता देगा कितना टाइम दवा खाना है। जैसे अगर 3 टाइम खाना है तो 3 गोला बना देते हैं ना, 3 राउंड राउंड सर्कल बना देते हैं, ताकि उसे समझ में आए कि सुबह दोपहर शाम में ये मेडिसिन खाना है। अगर 2 बार खाना है तो 2 गोला बना देंगे। अगर 1 बार खाना है खाली पेट में, अगर कोई एसिडिटी का मेडिसिन है तो उसको 1 राउंड करके बता देंगे वो सब। तो पिक्टोग्राम का इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मेडिकेशन यूजेज, ये सब के बारे में। फिर डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया उसके बाद फार्मासिस्ट जो है उसको कैसे मतलब उसको डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को। उसके बाद गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस जो है क्या है उसके बारे में बताना कि अच्छे से मेडिसिन को हम लोग डिस्पेंस कैसे करेंगे, कैसे देंगे पेशेंट को। और डिस्पेंसिंग एरर्स अगर हो जाए, मतलब कभी कभी लास्ट ड्रग, उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। और
वो सब के चलते भी कभी-कभी एरर्स हो जाते हैं मेडिसिन देने में, या फिर अगर वो सब एरर हो रहे हैं तो उसको कम कैसे किया जाए उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर 4 में कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट में डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? संचार माध्यम हिंदी में जिसे कहते हैं, जैसे हम लोग कोई बात अपना बात को दूसरे तक कैसे किस माध्यम से पहुंचा रहे उसी को कम्युनिकेशन स्किल्स करें। मतलब कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? अगर मेरा बात अगर सामने वाला समझ जाए अच्छे से कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको वो अच्छे से समझ जाए क्या मैं बताना चाह रही हूँ, उसको समझ जाए तो उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हैं। उसी तरह से इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, फिर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, वन टू वन ओवर द टेलीफोन है, मोबाइल से भी कभी-कभी कम्युनिकेट करते हैं, फोन अगर किसी का है तो बात करें, वन टू वन मीन्स एक पर्सन बात किए। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे पहले ज़माने में लेटर लिखते थे तो वो रिटन कम्युनिकेशन स्किल था, या फिर अभी अगर ऑफिशियल वर्क के लिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे कभी कोई अगर बोल नहीं पाता है तो वो लोग इशारा में बात करता है, गूंगा लुक जो रहता है ना, तो ये सब है। या फिर पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स जो है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 5 में है पेशेंट काउंसलिंग, definition and benefits of patient counseling, stages of patient counseling, introduction counseling, content counseling process and closing the counseling session. Next point है, next topic मतलब barriers to effective counseling, types and strategies to overcome the barriers. Next है patient counseling points for chronic diseases या disorders, इसमें है hypertension, diabetes, asthma, tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease, उसके बाद है and AIDS. सीओपीडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, जिसमें सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो लंग्स का बीमारी होता है। ये हाइपरटेंशन क्या है वो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज क्या है, किसमें इंसुलिन इंजेक्शन लगता है, किसमें नहीं लगता है, किसमें मेटफॉर्मिन का दवा ही से सिर्फ ठीक हो जाएगा। उस तरह से अस्थमा का भी स्टेज, अस्थमा अलग अलग स्टेज का हो रहा है तो अस्थमा के बारे में डिस्कस करना है। टीबी का मरीज के लिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, एड्स के बारे में डिस्कस करना है, ये सबके बारे में पढ़ लेंगे, इसका डेफिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पेशेंट पैकेज इंसर्ट, इसमें डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स, सिनारियोस ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, इसमें डेफिनेशन एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर है चैप्टर 6 मेडिकेशन एडहेरेंस, इसमें डेफिनेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज मींस अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उस सब के बारे में पढ़ना है इसमें। इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेस। मीन अर्ली डिटेक्शन मीन जो बीमारी नया अगर हुआ है उसको अगर हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस से अगर देख ले, अगर एक्सरे कर लिया, एमआरआई या सीटी स्कैन कर ले, तो उससे क्या होता है, उस बीमारी के बारे में जल्दी जान सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9 में ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशंस, जो ऐसे ही अगर सर दर्द हो रहा है, किसी का बुखार आ रहा है, किसी को पेट में दर्द है, तो हम लोग उसको नॉर्मली मेडिसिन दे सकते हैं। उस पेशेंट को गैस एसिडिटी जिसको हो गया है उसको हम लोग दे सकते हैं, उसमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग से मांग रहे कोई तो ओटीसी मेडिसिन दे सकते हैं। जो फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन जो रहते हैं डॉक्टर का, उसके बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है ड्रग दे सकते हैं, उसको ओटीसी मेडिकेशन कहते हैं। उसमें अगर आज एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता ही है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ओटीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसमें डेफिनेशन, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ओटीसी मेडिकेशंस इन इंडिया, फिर काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशंस सच एज पेन मैनेजमेंट, कफ, कोल्ड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, फीवर, सोर थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर्स, ओरल हेल्थ, माउथ अल्सर्स, डेंटल पेन, गम स्वेलिंग, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10 कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक इसमें है लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर्स। नेक्स्ट वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। वेंडर सिलेक्शन मीन एमआर का सिलेक्शन, नया होलसेल कौन सा होलसेल कंपनी से हम लोग लेंगे दवा, वो सबके वेंडर सिलेक्शन करना उसके बारे में इसमें। प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, की कौन सा कंपनी में ज़्यादा सस्ता दवा मिल रहा है, कौन सा में ज़्यादा कॉस्टली दवा मिल रहा है, तो वो सभी प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग है। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक, कैश बुक। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी मींस कंप्यूटर का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं फार्मेसी में, कैसे बिल बनाते हैं पेशेंट का, उसमें डाटा एंट्री करते हैं, दवा का जो है उसमें रहता है कि कौन सा दवा खत्म होने वाला, एक्सपायरी डेट कौन सा होने वाला, किसको जल्दी हम लोग बेच दे, फीफो फूफो के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम। उसके बाद है ऑडिट्स इन फार्मेसीज। नेक्स्ट टॉपिक है एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, इससे पहले भी मैंने एसओपीएस का फुल फॉर्म वाला डिस्कस किया था इससे पहले चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए ये रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज। ऑनलाइन भी आजकल दवा अवेलेबल हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन जैसे कोरियर के थ्रू जो है वो पहुंचा दिया जाता है घर तक दवा, तो डिजिटल हेल्थ किस तरह से है वो सब के बारे में भी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का, तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकल में जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा कॉलेजेस में आपके, वो सब करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ेगा। असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट टोटल इसमें 15 असाइनमेंट दिए गए हैं, जिसमें से टोटल 3 असाइनमेंट ओनली बनाना है, जो आपको कॉलेज में अगर बता दिया जाए तो ठीक है ना, तो आपको से 3 असाइनमेंट बना ले। थैंक यू।